ब्रेक से पहले आपने देखा कि रिक्शा स्टार्ट करना कितना मुश्किल है, तो सोच लें कि इसको चलाना कितना मुश्किल होगा, और ख़ास तौर पे उन हालात में जब एलपीजी की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तो भाई मैंने तो बहुत ट्राई किया कि इस रिक्शे को स्टार्ट किया जाए, लेकिन मुश्किल से स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन जब बंद हो जाता है तो उसको स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि हुकूमत इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करे और जो मसाइल हैं जो रिक्शे और टैक्सी ड्राइवरों को आ रहे हैं उन मसाइल के ऊपर जो है नज़रसानी करे, ताकि इनकी जो मसाइल हैं ये ख़त्म हो। ज़ाहिर सी बात है, जब इतनी महंगी आप एलपीजी कर देंगे तो किस तरीके से वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करेंगे, या तो वो कमा लें या अपनी गाड़ी के ऊपर लगा दें, यही दो काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हसन रईस साहब, हम अब उतरते हैं और लोगों से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ बहुत सारे रिक्शे ड्राइवर्स भी जो है मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ज़रा कुछ लोगों से, जनाब आइए हम आप लोगों से बात करें। सबसे पहले मैं जनाब आपकी तरफ आऊँगा, आप मुझे बताएँ कि रिक्शा और जो टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने बेचारों ने एलपीजी लगाई थी अपनी गाड़ियों में, ये सोच के कि शायद उनका जो है मुस्तकबिल बेहतर होगा, लेकिन उनको जिस मुश्किलात से अब जो गुजरना पड़ रहा है वो मेरा ख्याल में अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि काश हम सीएनजी लगवा लेते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। जी हाँ, ये शुरू में इसको एक सस्ती चीज़ समझ के लोगों ने इनको बहुत सारी गाड़ियों पे इनको जो एलपीजी पे कन्वर्ट कर दिया, और इसी को लिए अपने लिए वो समझते थे कि पेट्रोल के मुतबादिल जो है ये सस्ती चीज़ है। लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ बहुत सारी गाड़ियों में लग गए तो वो रोज़ बरोज़ महंगा होते जा रहे थे। इसमें हमारे एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है हाफिज़ुल हक हसन रईस साहब कई प्रोग्राम किए और हुकाम बाला तक ये बात को पहुँचाने की कोशिश की कि इस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन वो बजाय कम होने के और जो है वो ज़्यादा होता रहा है। अब ये आप किसी भी रिक्शा ड्राइवर वाले से पूछे, वो यही कहेगा कि हम दिन भर जो कमाते हैं वो इसी गैस के नज़र हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल में रिक्शा ड्राइवरों से पूछ लेते हैं और उनके दिल की बात पूछते हैं कि वो उनका दिल क्या कहता है। जी जनाब, क्या कहेंगे, एलपीजी की वजह से आपको कितना नुकसान होता है? आए दिन पैसे जो बढ़ जाते हैं। एलपीजी पे ये नुकसान है, ये महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, अभी इस पर वारा नहीं खा सकते, समझ गया, तो मजदूरी इसके साथ बैठ गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप क्या कहते हैं, रिक्शा ड्राइवर को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? सर हमें तो ये अफसोस हो रहा है कि यह हुक्मरान तबका हमारे से वजह से वोट लेने के लिए आते हैं, हमारे वजह से ये कुर्सी पे बैठते हैं, इनके वजह से हम मारे जाते हैं। ये लोग बसर इक़्तिदार आते हैं तो फिर हमारा हालात ये होते हैं, इनसे जो हो सकता है हमारा साथ फिर वो जुल्म करते रहते हैं। अभी हमारा पेशा है रिक्शा चलाने का, रिक्शा हम चलाते हैं, इसी पर हमारे गुजर होते हैं, हम बच्चे इसके ऊपर पालते हैं। लेकिन अब हद ये हो गया है कि भाई गैस 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है, एल जो है 120 रुपये का क्वार्टर मिल रहा है। स्पेयर पार्ट का जो सामान है 2 नंबर आता है, एक दिन डालते हैं 2 दिन वो चलते नहीं, हफ्ता नहीं चलता। हर तरफ से मार, हर तरफ से परेशानियाँ, यहाँ तक कि हम गाड़ी खड़े होने पे मजबूर हो गए हैं और भीख मांगने के करीब पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल पहुँच गई है, और यहाँ पे मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको यहाँ पे कहूँगा कि जो अगर आपके ज़हनों में भी इस हवाले से कुछ सवालात है, और जो यहाँ पे दुख की जो है नदी बह रही है रिक्शा ड्राइवरों की, अगर उस नदी के अंदर जो है आप भी देखना चाहते हैं कि ये नदी किस तरफ और कितनी तेज़ी से बह रही है, तो बिल्कुल आप भी हमें कॉल करें, हमें आपकी कॉल्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। अब मेरा ख्याल में सबसे दूर जो बैठे हैं इरफान साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ही बात करेंगे, दीगर लोगों से ही बात करेंगे। इरफान खोखर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले जो इंटरनेशनल प्राइसेस की आपने बात की है, इंटरनेशनल प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि उससे कोई वास्ता उसी वक्त हो सकता है जब आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन जब आप इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, तो फिर ये कीमतों में जो है तवाज़ुन क्यों नहीं पैदा हो रहा, क्यों इस कदर जो है इसके अंदर इजाफा कर दिया जाता है? ये मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊंगा कि एलपीजी पॉलिसी 2006 जो है उसमें तरमीम के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। हर रोज़ मैं किसी न किसी चैनल पे बैठ के ये करता हूँ। ये गैस माफिया ने अपनी पसंद की पॉलिसी बनाई हुई है और उसमें देखेंगे कि 3 माह से 1 औंस गैस भी इंपोर्ट नहीं हुई। उससे पहले आप देखें पूरे साल की रेशो निकालें तो 2 से 3% इंपोर्ट हुई है और 97% एलपीजी को इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं। यानी ये अपनी पसंद के कवानीन उन्होंने बनाए हुए हैं। आप ये देखेंगे जब इसको 2006 में इसको लिंक किया गया, जनवरी 2007 में पहली दफ़ा इसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक हुई और उसके बाद हमने कोशिश करके 1 साल के नवंबर में इसको डीलिंक किया। जब डीलिंक हुई तो उसका मतलब ये था कि इसको लोकल प्राइस पर वापस जाना चाहिए था। यानी 17,000 रुपये कीमत थी, मैक्सिमम 25,000 तक। मैं अभी भी कहता हूँ कि लोकल जो गैस माफिया है, प्रोड्यूसर्स हैं, इनको 200% प्रॉफिट दे दें। जो इनका
जो लागत आती है उसमें 200% प्रॉफिट दें। एलपीजी की कीमत आप देखें 50 से नीचे चली जाएगी। मैं इन तमाम दोस्तों की बातों से इनके दर्द में बराबर का शरीक होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी की वजह लूट मार रही। 300 अरब रुपए लूटेंगे अभी तक। आप ये देखें कि ये वो एलपीजी है जिसको गरीब फ्यूल कहते थे। ठीक है, मैं अच्छा मैं गरीब से बात कर लेता हूं, जो गरीब जो है कि ये सीएनजी की तरफ मैं समझता हूं कि सीएनजी की तरफ जाना और इसको अगर रेगुलेट कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है इरफान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हसन साहब, मैं चाहूँगा आपसे भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इतने सारे रिक्शे खड़े हुए हैं, इतने सारे रिक्शे वाले जो हैं जो परेशान हैं इस वक्त, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि सीएनजी स्टेशन पे तो आपको चलें ये क्या है, हर चीज़ रेगुलेट हुई होती है, कवानीन के मुताबिक चीज़ें हो रही होती हैं। एलपीजी वाले का तो ये हिसाब है कि इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक एलपीजी सिलेंडर आप भरवाने जाते हैं तो वहाँ इतने नाक़िस इंतज़ाम होते हैं, आए दिन हादसात हो रहे होते हैं। अभी रिसेंटली हमने ये देखा जो एलपीजी जहाँ भर रही थी कराची के अंदर गुलशन नदीद की तरफ, वहाँ पे जो है एक बहुत बुरा हादसा हुआ जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गई। तो इतने बुरे हालात में एक तो ना आपकी सेफ्टी है, जहाँ आप सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं ना वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है। जब कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं तो आपको नहीं ये चाहिए कि अब आप इस चीज़ से हट के, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई हल इसमें होगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे बेकायदगियाँ और बेईमानी चल रही है, बेहतर ये है कि एलपीजी यूज़ करना ही छोड़ दें इंसान। असल में अगर आप एलपीजी छोड़ते हैं ना तो पेट्रोल आसमान पर बिक रहा है, वो भी आपके दस्तरस से बाहर है। और जहाँ पर सीएनजी है तो हफ्ते में 2 दिन सीएनजी भी नहीं मिल रही है। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में कौन सी चीज़ सस्ती है और कौन सी अच्छी है कि जो आपको मिल रही है और आप लेके उसको इस्तेमाल करें। जब हम कहते हैं कि भाई आपने हमारा रोज़गार तबाह कर दिया, या अब ये कोई आवाज़ आ रही है रिक्शा बंद हो रहा है, कोई झूठ रहा, कौन बोलता है रिक्शा बंद हो रहा है? कोई रिक्शा बंद नहीं हो रहा है। ये 52,000 रिक्शे कराची में चल रहे हैं और अंदरूनी नस्ल के 1 लाख रिक्शे हैं, 30-40 लाख लोग हैं। रिक्शों को बंद करना कोई बच्चों का खेल है? मैंने इनको कहा कि आपको शोर और आलूदगी से निजात दिलानी है तो जितना जाली आयल बिकता है ये बंद करो। ये 2500 दुकानें हैं, जो गवर्नमेंट 2500 दुकानें नहीं बंद कर सके, वो 1 लाख रिक्शे का सोच है, ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? हम ये कह रहे हैं कि रिक्शा चलता रहेगा, 30 से 12 तक हमें टाइम मिला है, बगैर शर्त के मिला है, लेकिन ये जो तलवार इन्होंने हमारे सर के ऊपर लटका दी ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हम ऑक्सीजन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि आज बंद हुआ कल बंद। ये क्या तमाशा बनाया गवर्नमेंट ने? 3 साल का टैक्स लेते हैं, हमें उससे कहा हम इंजन देंगे, हम पैसे देंगे, न गवर्नमेंट के पास इंजन है न गवर्नमेंट के पास पैसे हैं और हमें साल का टाइम दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है हुकूमत चलाने का? आप कह रहे हो एलपीजी, एक एलपीजी को रो, वो पंजाबी में कहते हैं मैं किस किस नू रोवा, माँ नू रोवा, भैन नू रोवा, भरा नू रोवा, मैं किस किस का रोना रो। या निज़ामी सिस्टम ही ख़राब कर दिया। अगर हम तनकीद करते हैं तो कहते हैं हमारी हुकूमत को ख़त्म कर रहे हैं। भाई हम बारी में तो नहीं खड़े हैं कि तुम्हारी पार्टी की गवर्नमेंट जाएगी रिक्शे वाला बरसर इक़्तिदार आएगा। हम तो ज़माने से तुम लोगों के इक़्तिदार में हम चला रहे, मजदूरी कर रहे हैं, हमें मजदूरी करने दे रहे हो कि नहीं? आखिर हम क्या करें? और मैं आपको एक बात आखिरी बता दूँ कि पाकिस्तान में जितना रिक्शा टैक्सी वाला मुहिब वतन है, ट्रांसपोर्टर, इतना कोई भी नहीं है। 5 साल में तमाम तबकों ने हड़ताल किए, मुजाहरे किए, जलसा किए, जुलूस किया। हमने मुल्क की हालत के पेश नज़र, कराची के हालात के पेश नज़र हमने न एहतजाज किया, न हड़ताल किया, न जुलूस किया। ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। मेरे जितने लोग जिसके पास हो 30-40 लाख लोग वो थिया पाचा कर दे वे सब। मैं मुहिब वतन हूँ, मेरे साथी मुहिब वतन है। हम नहीं चाहते कि शहर में इंतशार हो। कराची मेरे ख्याल में कुछ कॉलर्स आ गए, कॉलर्स की हम बात सुन लेते हैं कि कॉलर्स क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं इरफान खोकर साहब के पास चलूँगा, उनसे ज़रा कुछ छुपते हुए सवाल हैं लेकिन वो करने बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर करूँगा। तो कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं जनाब? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से अरशद अवान बात कर रहा हूँ। अरशद साहब कैसे? जी मेरा भी एक रिलेटेड जो है वो ट्रांसपोर्ट के मतलब है। मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। ये जो बात करनी है हुक्मरानों की या इन लोगों की, चोर और वडेरे लोगों की, कि ये आलमी मंडी के अंदर इन चीज़ों की कीमत है, इनका रिलेटेड आलमी मंडी के साथ नहीं, हमारी मुल्क की पैदावार है। और मैं आपको एक क्लियर ये बता दूं कि ये हमारे हुक्मरानों ने जो अरबों रुपए की लूट मार की है, इनको एक दूसरे के ऊपर जो आना सिर्फ ब्लेम करते हैं। अगर इनके साथ बात की जाए तो ये इस्लामाबाद पंजाब का मामला, बलोचिस्तान का मामला इस्लामाबाद में घुसा देते हैं। मैं बात करता हूं कि मैं पूरे आल पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर को एक ड्राइवर की हैसियत से, ठीक है,
मैं कहता हूं कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की सड़कों को ब्लॉक किया जाए, ठीक है। मैं कहता हूं असेंबली हॉल और प्रेसिडेंट हाउस का मासरा किया जाए। खुदा की कसम हमारे बच्चे, यानी आप कहते हैं, ये हराम, आप कहते हैं प्रेसिडेंट हाउस के सामने रक्शे टैक्सी जो है खड़े कर दिए जाएं तो ही चीजों को कोई हल होगा। बिल्कुल, प्रेसिडेंट हाउस का मासरा किया जाए। प्रेसिडेंट इस वक्त जो है सबसे बड़ा चोर और डाकू बैठा हुआ है। हमारे बच्चे, मेरे ख्याल में आपका मैसेज हमारे तक आ चुका है। एक और कॉलर को हम ले लेते हैं। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई। दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं इस वक्त? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरे ख्याल में इस वक्त आ रहा है प्रोग्राम, मुझे उनसे बात करनी है भाई। जी, आप प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाह रही हूँ, आपने अभी आज जो टॉपिक रखा हुआ है ना, वो कौन सा आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है जी, जी आप बोलें, अपनी बात मुकम्मल करिए आप। हाँ जी, बात मुकम्मल कर रही है। तो आपने ये टॉपिक जो रखा हुआ है, आप ये देख रहे हैं, आप है ना कि रक्षा वाले सारे जाए पार्लियामेंट हाउस के सामने, तो ये आपको पता होना चाहिए जो कुछ कर रहा है तो सदर सरदारी कर रहा है ना। क्या ठीक है, मेरे ख्याल में हम एक शख्स को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। देखें, ठीक है, वो मुल्क के सरबराह हैं आप, लेकिन एक शख्स को जिम्मेदार नहीं करा सकते। ये सारे सबकी जिम्मेदारी होती है, चाहे ये नवाज शरीफ हो, चाहे ये MKM हो, चाहे ANP हो, जितनी भी सियासी पार्टी है, ये सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है। जहाँ इत्तेहादी हुकूमत है तो सबके ऊपर जिम्मेदारी आती है, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो अपोजिशन की बेंचों पे ना बैठा हो। तो मेरे ख्याल में एक शख्स को जिम्मेदार ठहराने की जगह हम तमाम लोगों को करें। और साथ ही साथ एक जो ज़रूरी चीज़ है, जो तमाम अपने व्यूअर से मैं कहूँगा कि हमें अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है। मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि आप में से कौन शख्स है जो ये कहीं भी कोई बिल जमा कराने जाता है या कहीं भी कोई काम कराने जाता है जहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, आपस में एक दूसरे के दोस्तों से ये बात नहीं करता कि जनाब कोई जानने वाला है कि मैं इस लाइन से बच जाऊं। तो हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना होगा। हम इल्ज़ाम ज़रूर लगाएं, उंगलियां ज़रूर उठाएं, और जाहिर सी बात है वो हुक्मरान है और हुक्मरानों का फ़र्ज़ है कि उनको इन तमाम चीज़ों को बेहतर करना है। और जाहिर सी बात है हम शिकायत भी उन्हीं से करेंगे, लेकिन हमें अपने आप को भी देखना ज़रूरी है। इरफान साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगा। आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा, ये जो एसोसिएशन ने बना लेते हैं आप, माशाल्लाह से उसके सदर भी बन जाते हैं, चेयरमैन भी बन जाते हैं, लेकिन आपके एसोसिएशन का क्या फ़ायदा जब आप कोई मुतालबा पूरा नहीं होता और इतना जो मैच जिसके बारे में आप इतना चिल्लाते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। होता सिर्फ यह है कि आप या तो TV पे आ जाते हैं या आपका नाम अखबारात में आ जाता है। तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल हम इरफान खोखर साहब से लेंगे, लेकिन यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक। तो इंतज़ार कीजिएगा कि इस सवाल का जवाब इरफान खोखर जो है क्या देते हैं। तो देखते रहिए पहला सौदा।